नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है ज्योति लैबोरेटरी और ये जो कंपनी है इसका जो एक फ्लैगशिप ब्रांड है उजाला, उसके बारे में आपने और हमने या तो सुन रखा है या कभी न कभी अपने जीवन में उसे इस्तेमाल भी कर रखा है। और ये जो कंपनी है एक एफएमसीजी कंपनी है और एफएमसीजी टोटल एफएमसीजी मार्केट का जो 50% सेगमेंट है यानी होम और पर्सनल केयर सेगमेंट, उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए, इस कंपनी की जो स्थापना हुई ये 1983 में हुई और आज 42 साल इस कंपनी को हो गए है। जब ये स्थापना इसकी हुई तो MP रामचंद्रन, जो अभी इनके चेयरमैन एमिरेटस हैं, उन्होंने एक प्रोपराइटरीशिप फर्म के हिसाब से इस कंपनी को शुरू किया, यानी कि एक सिंगल ओनर वाला जो दुकान होती है, तो उस तरह के सेटअप से उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया। और आज इसका मार्केट कैप, ये पब्लिक लिमिटेड बन चुकी है और इसका मार्केट कैप 12,500 करोड़ रुपया हो चुका है। तो ये जो शुरुआत में कंपनी थी, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती थी और वो जो प्रोडक्ट था ज्योति फैब्रिक वाइटनर। तो ये प्रोडक्ट से उन्होंने शुरुआत की और आज ये कई सारे सेगमेंट्स में है। इस कंपनी का IPO दिसंबर 2007 में आया और लगभग 18 साल इस कंपनी को लिस्ट हुए हो चुके हैं। तो अब जानते हैं कि ये कंपनी आखिर कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो देखिए, इसके जो मेन सेगमेंट हैं वो 4 हैं। उसमें से पहला है फैब्रिक केयर, दूसरा है डिश वॉश, तीसरा है पर्सनल केयर और चौथा है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा इनके कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला इनका मेजर सेगमेंट है फैब्रिक केयर, उसमें से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 35% रेवेन्यू आता है और उसमें ये डिटर्जेंट्स वगैरह जो, या फैब्रिक वाइटनर या उजाला जिसको बोलते हैं, उजाला का जो लिक्विड आता है वो उस तरह के प्रोडक्ट से बनाते हैं। तो इनके जो ब्रांड है वो है उजाला, हैंको, मिस्टर वाइट, इस तरह के ब्रांड्स इनके पास इस फैब्रिक केयर में हैं। इसके बाद दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो डिश वॉश सेगमेंट है, जहाँ से इनका रेवेन्यू 34% आता है। तो आप ये देख लीजिए, फैब्रिक केयर और डिश वॉश से इनका जो रेवेन्यू करीब 69-70% टोटल आता है। तो वहाँ पर डिश वॉश सेगमेंट में ये बर्तन के लिए, जो मांजने के लिए जो बार्स होती हैं, वो चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो चाहे वो सोप की फॉर्म में हो, तो उसमें इनके पास एक्सो और प्रिल जैसे ब्रांड हैं। फिर जो तीसरा है वो पर्सनल केयर है, वहाँ पर आप सोप जितने भी होते हैं ना, साबुन, तो इनका एक मेन जो साबुन है वो मार्गो है, जो नीम वाला साबुन आता है। तो वहाँ से इनका रेवेन्यू लगभग 9% आता है। इसके बाद इनका जो अगला सेगमेंट है वो है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड और उनमें वहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो है मैक्सो, जो मच्छर मारने वाला, तो ये मच्छर मारने वाली कॉइल वगैरह जो है ये बनाते हैं। इसके बाद अदर्स में इनके ये अगरबत्ती बनाते हैं और ये पोस्ट वॉश, यानी कि वो कपड़ों को और चमक लेने के लिए, कपड़ों के रेशो में चमक लाने के लिए जो ये कुछ पोस्ट वॉश लिक्विड्स कुछ ये बनाते हैं वहाँ से। तो अगरबत्ती और पोस्ट वॉश से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 12% आता है। और इसके अलावा ये कॉरपोरेट और लार्ज कॉरपोरेट और रिटेल के लिए लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज भी देते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स की बात मैं करूं तो जो फैब्रिक वाइटनर है वो भारत में नंबर 1 ब्रांड है। इसके अलावा ये डिश वॉश और सोप लिक्विड, मतलब डिश वॉश में, और डिश वॉश जो सेगमेंट है जिसमें चाहे सोप हो चाहे लिक्विड है, उसमें नंबर 2 ब्रांड है एफएमसीजी कैटेगरी में। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वहाँ पर भी ये नंबर 2 कैटेगरी में है। रीच की बात करूँ तो 36 लाख आउटलेट्स में इनका सामान अवेलेबल है पूरे भारत में, यानी कि पैन इंडिया प्रेजेंस इनकी है। फिर इनके जो 9900 से ज़्यादा या करीब आप ये कह लें 10,000 से ज़्यादा, 10,000 के आसपास इनके रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और C&F एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये माल अलग अलग जगह पहुंचाते हैं। अब मैं आपको जो FMCG जो एज ए कंपनी है या FMCG एज ए कैटेगरी है
उसमें मैं आपको कुछ उसकी विशेषताएं बताते हैं। तो देखिए एफएमसीजी में हमेशा दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी एफएमसीजी कंपनी को वैल्यू करते हैं। जो पहला नंबर चीज़ है वो है उसकी वॉल्यूम ग्रोथ, और दूसरा है उसका एड रेवेन्यू, या कितना एडवर्टाइजमेंट पे ये खर्च करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब ये है कि आखिरकार कितने नंबर ऑफ आइटम्स वो बिके। अब ऐसा क्यों है, आप सेल्स ग्रोथ रुपए के टर्म्स में क्यों नहीं लेते हैं एफएमसीजी की कैटेगरी में, और क्यों हम नंबर ऑफ आइटम्स पे या नंबर ऑफ आइटम सोल्ड जिसको वॉल्यूम ग्रोथ बोलते हैं वो हम उसको फैक्टर इन करते हैं। उसका कारण है, देखिए उसका कारण ये है कि जो भी चीज़, कोई भी जो सेल है पैसे में, वो दो चीज़ों से मिलके बनी रहती है। एक प्राइस और दूसरा प्राइस पर यूनिट, और दूसरा क्वांटिटी। अब क्या है कि जब कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन के कारण प्राइसेस तो बढ़ गई लेकिन उस कंपनी की जो क्वांटिटी है ना वो नहीं बढ़ी या वो कम हो गई, तब भी ऐसा हो सकता है कि सेल बढ़ जाए। भाई इन्फ्लेशन के कारण आपने दाम बढ़ा दिए चीज़ों के, और चीज़ों के दाम बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि आपकी जो टोटल सेल है ना वो बढ़ गई लेकिन आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि लोगों में आपका प्रोडक्ट लेने के लिए दिलचस्पी नहीं है। तो इसलिए जो क्वांटिटी या वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो एक तो रियल डिमांड दिखाती है कि आखिरकार प्राइस से, अगर मैं प्राइस सेम रख देता तो आखिर मेरे रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ होती, तो रियल डिमांड एक दिखाती है। दूसरी चीज़ वो ये है कि ग्राहक की ब्रांड लॉयल्टी दिखाती है कि जो ग्राहक आपके प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि अगर लॉयल होगा तो आपकी वो चीज़ वो बार बार उठाएगा, क्योंकि ये तो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं तो हर महीने ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये वॉल्यूम ग्रोथ का दूसरा फैक्टर ये है कि ब्रांड लॉयल्टी दिखाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब रिटेलर के एंगल से मैं देखूं तो जो माल जल्दी बिक रहा है उसको रिटेलर क्या आगे रखता है या काउंटर पे ज़्यादा डिस्प्ले के लिए रखता है। तो आपका माल अगर जल्दी बिक रहा है तो रिटेलर भी उसको आगे पुश करेगा, तो वो भी आपके सेल्स ग्रोथ में मदद करती है। तो अब ये जानते हैं कि किसी भी एफएमसीजी कंपनी में जो एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है। तो देखिए क्या है कि एक ब्रांड विजिबिलिटी या ब्रांड को लोगों के सामने लाना और लगातार उनके दिमाग में ये चीज़ रखना कि आप जब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ तो आप हमारा ब्रांड जो है ना वो आप लीजिएगा। तो इसके लिए क्या है, उनको लगातार उस ग्राहक के दिमाग पर एडवर्टाइजमेंट का बम्बार्डमेंट करना पड़ता है। तो उसका कारण एक और भी है कि देखिए जितनी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव हैं और बहुत ही होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब जिनकी कैटेगरी जो है ना, भाई आपने उजाला फैब्रिक वाइटनर लिया या मान लीजिए गॉडरेज में कोई ऐसा आता हो वो लिया, कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो गृहिणियाँ क्या होता है कि बड़ी प्राइस सेंसिटिव होती हैं, ज़रा सा प्राइस बढ़ाते ही वो कैटेगरी, चूँकि चीज़ें एक जैसी हैं तो आप तुरंत दूसरे कैटेगरी में यानी दूसरी कंपनी के ब्रांड पे शिफ्ट हो जाओ। इसलिए क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट से लगातार ये अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से कस्टमर के दिमाग में जीवित रखते हैं। अब ये लगभग 8% अपने टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का, उजाला जो है अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 8% एड रेवेन्यू पे खर्च कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है कि इनके जो ब्रांड है ना वो ज़बरदस्त तरीके के लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं, यानी ब्रांड रिकॉल इनका ज़बरदस्त है। दूसरा क्या है कि ये जो है एक एस्टेब्लिश्ड फर्म है और काफ़ी लंबे समय बाज़ार में रहने के बाद इन्होंने अपने इतने फियर्सली कॉम्पिटिटिव बाज़ार में अपनी पहुंच बनाई है लोगों तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनकी स्ट्रेंथ है। फिर जैसे मैंने बताया पूरे भारतवर्ष में इनके 36 लाख आउटलेट्स में सामान बिकता है और 9900 से ज़्यादा रिटेलर है, तो रीच बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा 22 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से देश के किसी भी कोने में आप सामान भिजवा सकते हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। तो देखिए वीकनेस, जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना वो ये है कि ये
प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है। जैसे मैंने बताया कि होमोजीनियस वो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में और किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई खास अंतर नहीं होता। तो वहाँ पर क्या है, वो कैटेगरी प्राइस सेंसिटिव होती है। और ये जो एफएमसीजी की कैटेगरी यानी पर्सनल और होम केयर जो कैटेगरी है ना, ये लार्ज एमएनसीज जो हैं जिनके पास ज़बरदस्त पैसे की पावर है, वहाँ उन कंपनीज द्वारा डोमिनेटेड है। और ऐसी कैटेगरी में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन आता है, यानी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो जो कंपनीज है ना, वो कंपटीशन में दूसरे अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए पैसे, वो जो कॉस्ट है ना, वो टेम्परेरीली एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी और चूंकि मार्केट एफएमसीजी का जो मार्केट है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो लार्ज एमएनसीज हैं, जो एफएमसीजी कंपनीज में जो एफएमसीजी के सेगमेंट में काम कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो प्राइस को टेम्परेरीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि जो उनका कॉम्पिटिटर है उनका ब्रांड ख़त्म हो जाए या उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए और उनको लॉस लगे, और मार्केट शेयर वो अपना इस हिसाब से वो बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इनकी वीकनेस है, या मैं ये कहूँ इंडस्ट्री में इस तरह के प्लेयर्स की जो वीकनेस है वो ये है। फिर क्या है कि हाईली प्राइस सेंसिटिव है ये मार्केट, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में, और इनका जो 40% रेवेन्यू है वो रूरल मार्केट से आता है। और केरल साइड में इनका जो ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको लगातार अपने जो कॉस्ट है उसको कम रखनी है और अपने रीच को लगातार बढ़ानी है। फिर इसके बाद जो इस तरह की जो चीज़ों का जो मार्केट है ना, वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका, मतलब ग्रोइंग मार्केट नहीं है। जो अब कितना आप एक्स्ट्रा लोगों को इस बात के लिए पुश करोगे कि वो फैब्रिक वाइटनर लें या सोप में लें, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो बाज़ार है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इनको कंपटीशन देते हैं। ये एक बड़ी और हेडेक है। अब इनको क्या है, जैसे मैंने बताया, इनकी जो स्ट्रैटेजी है या किसी भी एफएमसीजी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है, नए नए प्रोडक्ट उनको इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाए। कहीं जो ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल या ऑर्डिनरी जो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उनमें तो क्या मार्जिन रहता नहीं है, तो कस्टमर क्या है किसी नई चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे, अगर उसको पसंद आ जाती है तो ज़्यादा पैसे देने को वो तैयार होता है। तो ये जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस लगातार करते रहते हैं। तो अभी इन्होंने एक नया लिक्विड डिटर्जेंट मोर लाइट करके लॉन्च किया है। फिर साबुन की कैटेगरी में जिसको पर्सनल केयर बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने स्किन केयर के लिए एक जोविया करके, तो टर्मरिक का उसमें एक वेरिएंट है और एक ये एलोवेरा का वेरिएंट उसमें है। तो इस तरह के एक नया सोप इन्होंने लॉन्च किया। फिर इसमें जो मैक्सो इनकी जो कॉइल है, मच्छर मारने वाली कॉइल है, उसमें इन्होंने स्प्रे और रैकेट, वो जो जिससे मच्छर एक तारों का जाल होता है और फिर उसको अपन इधर उधर घुमाते हैं तो वो मच्छर उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो वो रैकेट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फिर फैब्रिक कंडीशनर की कैटेगरी में इन्होंने उजाला यंग एंड फ्रेश करके एक ब्रांड नया इंट्रोड्यूस किया है। तो अब बात करते हैं इनके आउटलुक की। तो इन्होंने जो आउटलुक दिया है मार्च 2025 के जो रिज़ल्ट आए उस टाइम, तो इन्होंने ये कहा है कि जो पिछला साल है यानी 2024-25 उसमें इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई वो तो 6.4% हुई, बहुत ही कम है। और जो वैल्यू ग्रोथ हुई उसके कंपैरिजन में मात्र 3.3%, यानी सेल्स अगर रुपये की टर्म्स में देखूँ तो वो केवल पिछले साल के कंपैरिजन में 3.3% ही बढ़ी है। हालांकि जो वॉल्यूम है, चीज़ों का वॉल्यूम, वो फिर भी 6.4% बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइसिंग प्रेशर है। फिर क्या है, इनके अनुसार डिमांड जो है वो पिछले साल सबड्यूड थी और पिछले कई सालों से सबड्यूड है। कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है, यानी लोग लेने नहीं आ रहे हैं सामान, उसका कारण या छोटे पैक ले रहे हैं, बड़े पैक नहीं ले रहे, छोटे पैक ले रहे हैं। फिर क्या है कि ऐसा क्यों है, तो देखिए ये सब कारण है इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन के कारण जो है लोग बाग जो है ज़्यादा खर्चा करने में, कंज्यूमर आइटम्स को लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसी कंडीशन इनके अनुसार सितंबर 2025 तक रहने वाली है।
और इनको ये उम्मीद है कि शायद जो त्योहारी सीज़न जो हमारा दिवाली से शुरू होता है उसके बाद से जो सरकार ने इनकम टैक्स में कुछ फेरबदल किए हैं, तो वो शायद इफ़ेक्ट, जहाँ पर कंज्यूमर के हाथ में कुछ पैसा आने वाला है, तो वो शायद इफ़ेक्ट आएगा और शायद इनकी डिमांड बढ़ेगी। इनके मार्केट कैप की बात करें तो 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE बहुत अच्छा है, 19% है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, बहुत ही एक पॉजिटिव फैक्टर है। जो PE है वो FMCG के कंपनीज़ के हिसाब से ठीक ठाक है, 33% है। 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो 9% बढ़ी है और प्रॉफिट जो है उसके कंपैरिजन में लगभग 33% बढ़ा है। लेकिन जो पिछले 12 महीने यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की सेल की मैं तुलना करूं तो वो मात्र 3% बढ़ी है और जो प्रॉफिट है वो भी लगभग 4-5% ही बढ़ा है। इसका मतलब जो कंपनी है उसमें डिमांड, उसके प्रोडक्ट्स में स्लगिश डिमांड है, या मैं ये कहूँ FMCG की सारी कंपनीज़ की जो अभी डिमांड है ना, वो वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट के कारण अभी सबड्यूड है। प्रमोटर्स के पास 63% है, पिछले काफ़ी समय से उनके पास ये कांस्टेंट होल्डिंग है। FII के पास 13% है, DII के पास 16% है, पब्लिक के पास 8% है। तो कि ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फियर्सली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है और जहां पर आज की तारीख में कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है ना बहुत ही वीक है। लोग बाग सामान लेने नहीं आ रहे हैं और इसलिए जो कंपनीज़ है उनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की बात तो दूर, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में मुश्किल आ रही है। और ये ओवरऑल FMCG की कहानी है। तो वैसे अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले कोई 6-8-10 महीने में या 1 साल में कोई इस कंपनी में बहुत ज़्यादा कोई टर्न अराउंड या कोई बढ़ोतरी या कुछ ऐसा आने की उम्मीद है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा FMCG में इंटरेस्टेड हैं किसी कंपनी में, तो मैं ये समझता हूँ कि बेटर है कि आप MNC कंपनीज़ की तरफ देखें जिनके पास पैसा बहुत है और जो मार्केट में जो है ना अपने पैसा खर्च करके जमा के रख सकती हैं। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।